गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे आप लोगों ने कल देखा था, मैंने आपको लाइफ प्रोसेस की दो टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से पहली टॉपिक थी डाइजेस्टिव सिस्टम और कल आप लोग देखा था ह्यूमन हार्ट। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, रिस्पिरेशन। अब देखते हैं कि रिस्पिरेशन क्यों जरूरी है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोग कोई फूड आइटम खाते हैं तो आपको ये बताया गया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो फूड आइटम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। तो मैंने आपको ये बताया था उस दिन कि हम लोग फूड इसलिए लेते हैं ताकि हमें उस फूड से क्या मिले, एनर्जी। लेकिन मैंने आपको उस दिन ये नहीं बताया कि वो एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है। तो वो जो एनर्जी ऑब्टेन होती है या वो जो एनर्जी जो फूड के अंदर स्टोर होता है, वही स्टोर एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होती है या प्रोड्यूस होती है, उसी प्रोसेस को हम लोग इस नाम से जानते हैं, रिस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रिस्पिरेशन है क्या। वैसे तो रियलिटी देखा जाए तो एक रिस्पिरेशन जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वैसे तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर कोई भी सिस्टम चलता है वो सारे ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सबसे अधिक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है या कहा जा सकता है कि जो सबसे अधिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है। जब रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो मैं आपको, जैसे कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि रिस्पिरेशन का मतलब होता है कि हम लोग एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं है कि रिस्पिरेशन के प्रोसेस में सिर्फ इनहेल करना और एक्सहेल करना यही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि रिस्पिरेशन के प्रोसेस में और भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा डिफिनीशन है जिसके थ्रू रिस्पिरेशन को समझाने का कोशिश करता हूँ। आइए देखिए वो डिफिनीशन क्या है। देखिए मैंने एक प्रोसेस यहाँ पे राइट किया है, प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द सिंपलर फूड टू रिलीज द एनर्जी। मतलब कहने का सेंस क्या है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आप लोग कार्बो खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं। तो आप जो कुछ भी ये खाते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इन सभी का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर कार्बो खाते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किसमें कन्वर्ट होता था, ग्लूकोज। अब देखिए यही जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसे मैं आप लोग कहते हैं कि रिस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोग इनहेल करते एयर को, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन का यूज देखिए कि वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, और जब वो ब्रेक डाउन होता है या ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा कि आप जब रिस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं आउटसाइड। और देखिए तो वो CO2 फिर एक्सेल के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ क्या बनता है, वाटर, और वो वाटर हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है। और देखिए जब ये कंपाउंड ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी। अब वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है वहां पे। अब आप सोच रहे होंगे ATP, जैसे आपको याद होगा आप लोगों ने क्लास 9 में ATP के बारे में स्टडी किया था, आप लोगों को पढ़ाया गया था ATP कहाँ बनता है। तो आप लोगों ने पढ़ा था इस ऑर्गन का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो पावर हाउस ऑफ द सेल की बात होती है, क्योंकि वहां पे ATP का प्रोडक्शन होता है और ATP को ही हम लोग बोलते हैं करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी ऑफ द सेल कहने का सेंस क्या होता है, क्योंकि यही ATP किसी सेल को एनर्जी देता है और यही एनर्जी का सेल यूज करके अपने सारे प्रोसेस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो आइए बात करते हैं कि अच्छा ये ATP है, आपको याद ही होगा क्लास 9 की टॉपिक जिसमें बताया गया था कि ATP जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब भी किसी एक ATP का ब्रेकडाउन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 7300 कैलोरी। तो आप लोग इस वैल्यू को याद रखिएगा। अब देखिए आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा है 32 ATP
36 एटीपी, 38 एटीपी। तो आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है। देखिए जैसे जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, तो जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस होता है या तो 36 एटीपी या तो 38 एटीपी। ये डिपेंड करता है, आपने दो टाइप के सेल्स पढ़े होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये एटीपी की नंबरिंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो समझ में आया आपको। लेकिन आप कह रहे होंगे कि सर ठीक है, आपने कहा कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 36 या 38 एटीपी बनता है, तो आप यहाँ पे 32 क्यों लिखे हैं? सुनिए, ये 32 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो आपको डाटा मिलता है वो इंडियन ऑथर के अकॉर्डिंग मिलता है, लेकिन जो फॉरेन ऑथर है, जो फॉरेन राइटर हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि आपके एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से अब 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मैक्सिमम बुक में अभी 36 और 38 एटीपी की ही वैल्यू दी होती है। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा आगे और कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि रिस्पिरेशन है क्या। देखिए रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस दो फिनोमेना पे डिपेंड करता है। क्या कह सकते हैं, दो इस प्रोसेस में दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला प्रोसेस इन्वॉल्व है फिजिकल प्रोसेस और सेकेंड प्रोसेस इन्वॉल्व है बायोकेमिकल प्रोसेस। आप सोच रहे हैं कि फिजिकल का क्या मतलब है? फिजिकल का मतलब है जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ब्रीथिंग करना, सांस को लेना, ठीक है, एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस है। इसी को फिजिकल प्रोसेस के नाम से आप लोग जानते हैं। फिर आगे सेकेंड, अब आप कह रहे हैं सर सेकेंड लिखे आप बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या? अभी आप लोग जो ऊपर रिएक्शन देखे हैं, जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, देखिए केमिकल क्यों बोल रहे हैं? केमिकल बोलने का सेंस है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और सुनिए ब्रेकडाउन हो रहा है, बायो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, हमारे सेल के अंदर ढेर सारे एंजाइम होते हैं जो किसी भी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके एटीपी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में दो प्रोसेस मिलके होता है। पहला प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस बायोकेमिकल प्रोसेस। आगे बात सुनिए, आगे मैं आपको बताता हूँ रिस्पिरेशन। यहाँ देखिए रिस्पिरेशन को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे मैंने कहा, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रिस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल करना और एक्सहेल करना एयर को। यहाँ देखिए रिस्पिरेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो दो स्टेप में है। एक है ब्रीथिंग और एक होता है सेलुलर रिस्पिरेशन। देखिए ब्रीथिंग क्या होता है? आप लोगों ने ब्रीथिंग का मतलब होता है, देखिए पहले ये किसमें पाया जाता है? ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है वर्टिब्रेट। अब आप सोच रहे हैं सर वर्टिब्रेट क्या है? आप लोग फिर से पढ़ चुके हुए हैं प्रीवियस क्लासेस क्लास 9 में कि जो ब्रीथिंग होता है वो वर्टिब्रेट में होता है। तो वर्टिब्रेट का मतलब होता है कि वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। तो ये ब्रीथिंग की प्रोसेस वर्टिब्रेट में होता है, जिसमें कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किस गैसेस का एक्सचेंज होगा? आपका देखिए ऑक्सीजन और CO2। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन आप लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? आउटसाइड बॉडी के रिलीज करते हैं। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और सुनिए ब्रीथिंग ऑर्गन, अब आप सोच रहे होंगे जब ये ब्रीथिंग हो रहा होगा तो किसी के थ्रू हो रहा होगा ना, कोई मीडियम चाहिए ना, तो उस मीडियम का नाम क्या है? ब्रीथिंग ऑर्गन। तो आपके किसी से भी नॉर्मली पूछा जाए, छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि अच्छा बताओ ब्रीथिंग हम लोग किससे करते हैं, तो वो छोटा सा बच्चा बोलता है कि सर लंग्स के थ्रू करते हैं। अरे लंग्स के थ्रू करते हैं, बहुत अच्छा आंसर होता है उनका। लेकिन रियलिटी है कि सिर्फ लंग्स ही नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे और भी ऑर्गन होते हैं जो कि उसके थ्रू वो रिस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। जैसे फर्स्ट लंग्स के थ्रू किसमें होता है? मैं डाटा देता हूँ, मैमल्स। अब आप सोच रहे हैं मैमल्स क्या है? मैमल्स हम लोग हैं, मंकी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम लोग मैमल्स में कंसीडर करते हैं। बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये इनके अंदर क्या पाते हैं? लंग्स। अब उस लंग्स के थ्रू कौन सा प्रोसेस करते हैं? रिस्पिरेशन। आप देख लोगे मैंने उधर डायग्राम कॉर्नर में बनाया हुआ है, इसका डायग्राम बनाया हुआ है आपका लंग्स का। बात करते हैं सेकेंड चीज क्या होती है? गिल्स। आप लोग ने किससे बात करते हैं?
बहुत शुरू में बताया जाता है कि जो फिश होती है, फिश में जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू होता है, क्योंकि वो वाटर में पाया जाता है, तो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक और CO2 को रिलीज करता है। टेडिपोल क्या है? ये देखिए फ्रॉग का लार्वा है, तो जो लार्वा होता है स्टार्टिंग की स्टेज पे वो भी किसके थ्रू करता है? गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन। ट्रैकिया, देखिए ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया में हम लोग ये करते हैं इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट आते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि इंसेक्ट का मतलब इसके पास 6 legs, 3 pairs of legs, जैसे मस्कीटो हुए, कॉकरोच हुए, ये सब क्या है? ये इंसेक्ट है। तो ट्रैकिया के थ्रू में रिस्पिरेशन होता है या ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। स्कीन, ये देखिए एम्फीबियंस, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रॉग पानी के अंदर भी रहता है और फ्रॉग आपको लैंड के ऊपर भी रहता है। तो जब भी एम्फीबियंस वाटर के अंदर जाता है तो वो अपने स्किन के थ्रू, इसके साथ साथ जैसे आपने अर्थवर्म को देखा होगा, लीच को देखा होगा, वो सब भी किसके थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, जो किसके एग्जांपल थे? ब्रीथिंग ऑर्गन के थे, जो ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और CO2 गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अब आइए चलते हैं सेकेंड थिंग, सेलुलर रिस्पिरेशन। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा था कि ब्रीथिंग सिर्फ वर्टिब्रेट में होता है, लेकिन वर्टिब्रेट में होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ वर्टिब्रेट में होगा, बल्कि और भी यहाँ पे देखिए और भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है जो इनवर्टिब्रेट है, उनके अंदर भी रिस्पिरेशन होता है। जिस रिस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन। ये देखिए ऑल लिविंग बींग्स। अब बात आ रहा होगा कि सर ऑल लिविंग बींग्स में कौन कौन? सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में जैसे पूछा जाए तो आप लोग नाम लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, वायरसेस। लेकिन वायरसेस को नहीं हम लोग लेते, क्योंकि वायरसेस क्या होते हैं? आपको सेलुलर और नॉन सेलुलर के बीच में आते हैं, तो उनको छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिस्पिरेशन होता है? सेलुलर। अब यह सुनिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि हमारे जो रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं? तो बताया जाता है कि वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक रिस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एरोबिक और एक रिस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक, ठीक है। अब बात करते हैं एरोबिक क्या होता है। वैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया जाता है कि जब भी कोई फूड है, अगर उस फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरोबिक प्रोसेस। अब इसी के साथ साथ एनारोबिक भी सुन लीजिए। एनारोबिक का मतलब होता है कि अगर कोई फूड है, अब उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का सेंस यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, लेकिन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक। और चीज सुनिए, एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जिसमें CO2 और H2O बनता है और ढेर सारा एनर्जी निकलता है। जबकि जो हमारा एनारोबिक प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एनारोबिक प्रोसेस होता है, उस एनारोबिक प्रोसेस में जब हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, तो वहां पे कई तरह के एसिड का क्या होता है? फॉर्मेशन और प्लस CO2 और क्या रिलीज होता है? एनर्जी। लेकिन ध्यान रखिएगा, एरोबिक प्रोसेस में बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक प्रोसेस में लेस अमाउंट। तो मैंने 3 चीजें बताया। एरोबिक किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एरोबिक रिस्पिरेशन में फूड का क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जब फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर और लार्ज अमाउंट में क्या रिलीज होती है? एनर्जी। एनारोबिक में क्या बताएंगे? ऑक्सीजन के अब्सेंस में होना, फूड का इनकम्प्लीट डाइजेशन होना, वहां आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? कोई एसिड हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक एसिड, जैसे आप सोच रहे हैं कि सब कौन सी एसिड? लैक्टिक एसिड, ठीक है, एथेनॉल और प्लस क्या रिलीज होता है? CO2। लेकिन यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, बहुत ही लो अमाउंट में होती है। अब बात करते हैं सर ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। तो मैं आपको थोड़ा एक प्रोसेस दिखाता हूँ उसको समझाने के लिए। जैसे आपके सामने देखिए, हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं कि इस प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने लिखा है, जैसे सपोज करें कि कोई सेल है, अब उस सेल के अंदर आपका एरोबिक रिस्पिरेशन होने वाला है।
तो एरोबिक रिस्पिरेशन में सपोज करिए कुछ सेल के अंदर क्या था, जैसे आप लोग देखते हैं कि सर सबसे बाहर सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर आप लोग कहते हैं सर उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, फिर ढेर सारे क्या होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे, ये होंगे। अब देखिए जो प्रोसेस शुरू हो रहा है उस प्रोसेस में बताया जाता है इसमें ग्लूकोज है। सबसे पहले ग्लूकोज, आप याद रखिएगा जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रोसेस कैसे शुरू हो रहा है देखिए मैं ये बता रहा हूँ एरोबिक रिस्पिरेशन कैसे होता है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कहाँ पे, सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में। कई बार एग्जाम में पूछता है कि ठीक है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है, आप कहिएगा इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस। सुनिए ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोलिस होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब ग्लूकोज का क्या होना, ब्रेक डाउन। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो जब वो ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होगा जब भी कोई चीज 6 कार्बन का है तो उसके ब्रेक डाउन होने से 3 कार्बन के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। तो ये कहां बना, ये आपका बना अभी साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जानते हैं क्या होता है, अब यही पायरुवेट कहां जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि रिस्पिरेशन की प्रोसेस किसकी वजह से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी कहां बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप लोगों ने बहुत क्लास 9 में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टल। और जो उसके अंदर का जो लिक्विड होता है उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स। याद रखिएगा क्या बता रहा हूं, मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर आपका कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्रेब्स साइकिल क्या है, बड़ी प्रॉब्लम है। क्रेब्स साइकिल क्या है बेटा, ये जो क्रेब्स साइकिल होता है ये जिस साइंटिस्ट ने इनको खोजा था उनका नाम ही था हैंस क्रेब्स। तो जो भी चूंकि बायोलॉजी में जो भी साइंटिस्ट जो चीज भी खोजते हैं उसमें उनको ऑनर देने के लिए उन्हीं के नाम पे उसको खोजा जाता है, रखा जाता है। तो उसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। अब जरा सुनिए क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, क्रेब्स साइकिल बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पायरुविक एसिड इंटर करता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड कहां पे आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां, मैट्रिक्स में। जब मैट्रिक्स में पहुंचता है बेटा तो वहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है और ये पूरा बेटा 10 स्टेप प्रोसेस होता है। जब आप चूंकि अभी आप क्लास 10th में है, अगर आप 11th में जाएंगे 12th में जाएंगे तो 10 स्टेप बताया जाएगा। हर स्टेप में क्या इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स उस पायरुवेट एसिड को किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, CO2 प्लस H2O में। और फिर ढेर सारा क्या रिलीज होता है, एनर्जी। और वही एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ATP के फॉर्म। ये कौन सा रिस्पिरेशन हुआ, एरोबिक। अब आप सोच रहे हो कि सर एनारोबिक कैसे होगा, सेम टू सेम। देखिए एनारोबिक जो प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें भी ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, उसका भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। कहां पे ब्रेक डाउन होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या बनेगा, पायरुवेट। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जो बनेंगे पायरुवेट एसिड। ठीक, अब वही जो पायरुविक एसिड है, अब वो देखिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तब ये कहां हो रहा है, ये हमारे दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट में होना, हमारे मसल्स में होना। तो जब ये ईस्ट, सपोज करिए कि ईस्ट के अंदर हो रहा है तो ये पायरुवेट एसिड जो अभी CO2 प्लस वाटर बन रहा था एरोबिक में, एनारोबिक में आपको क्या बनेगा, एथेनॉल, अल्कोहल बनता है और प्लस CO2 और लेस अमाउंट में क्या रिलीज होता है, एनर्जी, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ। आप जरा सुनिए, आप लोग जब जाते हैं जिम में बॉडी सॉडी बनाने, जब आप बॉडी सॉडी बनाते हैं तो आप बहुत जब डंबल उठाते हैं तो आपकी जो मसल्स होती है वो दर्द करने लगती है कुछ समय के बाद। ऐसा क्यों होता है जानते हैं, आपके मसल में जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में आपके मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है और किस एसिड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड।
और यही लैक्टिक एसिड से आपके मसल्स में खिंचाव लाता है, दर्द करता है, पेन लाता है। तो कहा जाता है कि अगर आपका मसल्स दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है, तो वो किसके वजह से कर रहा है डियर? लैक्टिक एसिड की वजह से। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। कॉमन याद रखिएगा कि एरोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होता है, एनारोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होता है। उसमें भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके पायरुवेट एसिड बनाता है, इसमें भी ग्लूकोज क्या करता है? ब्रेक डाउन करके पायरुवेट एसिड बनाता है। अब हम लोग देखिए, अब तो थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कितना, जैसे देखिए जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, अब इस पूरे प्रोसेस कैसे होता है, जैसे हम लोग इनहेल कैसे करते हैं, तो इनहेल कैसे करते हैं? तो इनहेलिंग ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं। आप लोग कहते हैं जो हमारा ईयर होता है वो कहाँ से आता है? नोज। ये देख रहे, ये नोज बोलते हैं, ठीक है, नोज। तो आपका जो नोज है, अब देखिए, अब इसके अंदर दो होल्स देखने हैं, इसी दो होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। किस नाम से जानते हैं? नॉस्ट्रिल। अब ये जो नॉस्ट्रिल है, आप लोग इसके अंदर हेयर्स होते हैं, तो वो क्या करता है? जब हमारा कोई भी एयर जो होता है अंदर जाता है, तो उसमें जो भी डस्ट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको रोकता है। अब सुनिए, उसके बाद ये जो नॉस्ट्रिल आप देख रहे हैं, इसके बाद अंदर एक कैविटी है। ये जो कैविटी है, इसको नेसल पैसेज या नेसल कैविटी बोलते हैं, नेसल चैम्बर बोलते हैं। अब ये जो नेसल चैम्बर है, यही नेसल चैम्बर कहाँ पे ओपन होता है डियर? फेरिंक्स। अब ये कहाँ जाएगा? आप लोगों को मैं बता दूं, ये ओपन होता है किसके अंदर? फेरिंक्स के अंदर, ठीक है, फेरिंक्स में जाएगा। और जो फेरिंक्स होता है, सुनिए, फेरिंक्स के पास दो ऑर्गन होते हैं, एक होता है ग्लॉटिस और एक होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये देखिए, जो फेरिंक्स होता है, तो हमारा जो फेरिंक्स होता है डियर, वो जो ओपन होता है वो लैरिंक्स में भी ओपन होता है, और आपको याद होगा ओसोफेगस, फूड पाइप में। तो ग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस जो एयर होता है फेरिंक्स से, उसको भेज देता है किसके पास? लैरिंक्स के पास। याद रखिएगा, ग्लॉटिस का काम क्या है? एयर को किसके पास भेजना? लैरिंक्स के पास। लैरिंक्स जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, और एपिग्लॉटिस वहीं पे पाया जाता है फेरिंक्स के पास। वो फूड को कहाँ भेजता है? फूड पाइप में, ओसोफेगस में। तो ग्लॉटिस एयर को भेजता है कहाँ पे? लैरिंक्स में। और एपिग्लॉटिस क्या करता है? फूड को कहाँ भेजता है? आपको फूड पाइप, ओसोफेगस में। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? फेरिंक्स में। अब याद रखिएगा, अब जो ये लैरिंक्स है, अब ये लैरिंक्स देखिए, फेरिंक्स कहाँ ओपन हुआ? लैरिंक्स जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं, आपने सुना होगा। लैरिंक्स जानते हैं, लैरिंक्स में बेटा 9 कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट बोन। और इसी लैरिंक्स को वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वोकल कॉर्ड क्यों बोलते हैं? इसी से हम लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? इसका अंदर इलास्टिक फाइबर होता है, तो जब एयर अंदर जाती है तो वाइब्रेट करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो आप इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आती हैं, आप इतने अच्छे बोलते हैं, तो किसकी वजह से बोलते हैं? ड्यू टू लैरिंक्स। अब सुनिए, लैरिंक्स किस में ओपन होता है डियर? ट्रेकिया। आप डायग्राम में देखिए, मैंने ट्रेकिया बनाया है, ठीक है। ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया कैसा होता है डियर? ये आपका 10 से लेके 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और उसमें देखिए येलो कलर की मैंने रिंग बनाया है। इस रिंग को डियर हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज रिंग, और इसकी नंबरिंग जो होती है वो 16 से लेके 20, 16 से लेके 20। और ये जो रिंग होता है ये इनकम्प्लीट होता है। इसका कौन सा शेप होता है? सी शेप। क्या बोलते हैं? सी शेप। अब यही जो ट्रेकिया होता है बेटा, वो आपका कहाँ ओपन होता है? लंग्स में। ये देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, हेड, एब्डोमेन और हेड, थोरैक्स और नीचे वाला रीजन एब्डोमेन। तो थोरैक्स रीजन में आपके दो लंग्स होते हैं, ठीक है, एक राइट हैंड साइड का लंग्स और एक लेफ्ट हैंड साइड का लंग्स। ये जो लंग्स है, अब इसी लंग्स के अंदर जो हमारा एयर होता है ट्रेकिया के थ्रू कहाँ पहुंचता है? लंग्स में। आप इन दोनों का वेट देख लीजिएगा, देखिए वेट कितना है? इधर लेफ्ट का 575 ग्राम है, राइट का कितना है? 625 ग्राम है। इन्हीं दोनों लंग के बीच मैंने कल आपको बताया था क्या पाया जाता है? हर्ट्ज पाया जाता है, ठीक है। अब जरा सुनिए, इस लंग्स के अंदर क्या है? इसी लंग्स के अंदर आपका क्या पाया जाता है? ब्रोंकाई। ये देखिए, ये मैंने नीचे डायग्राम बनाया। ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होता है वो एक स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी किसमें ओपन होता है? सेकेंडरी।
फिर सेकेंडरी जब डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रेकिया किसमें हो गया, लंग्स में गया। लंग्स के अंदर क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी डेवलप होता है, सेकेंडरी से टर्सरी डेवलप होता है, और फिर आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है एल्वोलर डक्ट, और उसी के अंदर क्या होता है, एल्वोलाई। आपको याद रखना है कि हमारे दोनों लंग्स को मिलाकर 300 मिलियन एल्वोलाई पाए जाते हैं, और यही जो एल्वोलाई होते हैं, ये देखिए मैंने डायग्राम में यहाँ पे एल्वोलाई दिखाया है, यहीं पे ब्लड वेसल्स होते हैं इनके पास में, और गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जब एयर आता है, तो जब ये एयर आता है तब हमारे नोज से कहाँ पहुँचता है, एल्वोलाई के पास। तो ये ऑक्सीजन, हमारा ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है, और जो CO2 होता है वो फिर किसको दे देगा, एल्वोलाई को, और फिर एल्वोलाई से कहाँ आता है, एल्वोलर डक्ट, फिर किसमें आएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से किसमें आएगा, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से किसमें आएगा, आपको याद रखना होगा, लैरिंक्स, लैरिंक्स से फिर कहाँ आएगा, फेरिंक्स, फेरिंक्स से कहाँ आएगा, नेसल कैविटी, फिर कहाँ पे आएगा, नॉस्ट्रिल, और फिर कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो इस तरह से मैंने आपको एक पाथवे बता दिया कि किस तरह से रिस्पिरेशन में आप लोग ब्रीथिंग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ये ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है वो काफी ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसी की वजह से हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज आपके लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द